मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आशंकाएं चरम पर है और अब ईरान ने अपनी सेना की चारों शाखाओं में 1000 नए स्ट्रेटेजिक ड्रोन शामिल करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। जी हाँ, ईरान की ये सैन्य कार्रवाई अमेरिका द्वारा इलाके में विशाल नौसैनिक बेड़े की तैनाती और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकियों के जवाब में देखी जा रही है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम न्यूज के अनुसार ये आधुनिक ड्रोन थल सेना, वायुसेना और नौसेना को सौंपे गए हैं। हालांकि ईरानी रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इन ड्रोन्स की कोई भी तस्वीर या वीडियो जारी नहीं की है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इन ड्रोन्स के जरिए ड्रोन स्वॉर्म तकनीकी का इस्तेमाल कर सकता है, जो अमेरिकी युद्धपोतों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। ड्रोन स्वॉर्म का मतलब ये होता है कि जब एक साथ सैकड़ों की संख्या में ड्रोन किसी एक टारगेट पर हमला करते हुए भेजे जाते हैं। इसकी वजह से कई बार एयर डिफेंस सिस्टम चकमा खा जाता है और टारगेट हिट भी हो जाता है। ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हतामी ने कड़े लहजे में कहा कि किसी भी हमले और हमलावरों को करारा जवाब देने के लिए तैयारी हमेशा सेना के एजेंडे में रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनके सुरक्षा बलों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक विशाल आर्मडा जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक युद्धपोत शामिल है, ईरान की ओर वो बढ़ रहा है। तनाव की जड़ें जून 2025 के संघर्ष में छिपी हैं। उस समय अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। जवाब में ईरान ने कतर स्थित अमेरिका के बड़े सैन्य अड्डे अल उदैद एयरबेस पर 14 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। ताज़ा खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान एक बार फिर से अल उदैद को निशाना बना सकता है। अमेरिका ने भी एहतियात बरतते हुए अपने एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान को चेतावनी दी कि समय समाप्त हो रहा है। ट्रंप प्रशासन का दबाव है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद करे और बातचीत करने के लिए टेबल पर आए। दूसरी ओर ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। 1000 ड्रोन्स की ये नई खेप ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर रणनीति का हिस्सा है। ईरान जानता है कि वो पारंपरिक युद्ध में अमेरिका को नहीं जीत सकता, इसलिए वो सस्ते और आत्मघाती ड्रोन्स के जरिए अमेरिका को भारी आर्थिक और सैन्य नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है। अगर कूटनीतिक प्रयास विफल रहते हैं तो फिर 2026 के शुरुआती महीनों में दुनिया एक विनाशकारी युद्ध देख सकती है। फिलहाल इस घटना पर जो कुछ भी अपडेट होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा। मिडिल ईस्ट इस वक्त कई मोर्चों पर सुलग रहा है। गाजा में जारी युद्ध, लेबनान इजराइल सीमा पर बढ़ता तनाव, यमन में हूती हमले और ईरान इजराइल के बीच अप्रत्यक्ष टकराव ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में यूरोपीय संघ का ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने की तैयारी करना हालात को और ज्यादा जटिल बना सकता है। यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने कहा कि ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हुए दमन के दौरान 6373 लोगों की मौत के लिए आईआरजीसी जिम्मेदार है और अगर कोई संगठन आतंकवादी जैसा व्यवहार करता है तो उसे उसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया जब यूरोप पर मानवाधिकारों के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी दबाव बढ़ रहा है। आईआरजीसी को ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य और वैचारिक इकाई माना जाता है। इसकी भूमिका सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों जैसे गुटों के जरिए यह पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रभाव को आगे बढ़ाती है। गाजा युद्ध के बाद से इन संगठनों की सक्रियता बढ़ी है, जिसे पश्चिमी देश क्षेत्रीय अस्थिरता की जड़ मानते हैं। अगर यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देश सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं तो आईआरजीसी को अल कायदा, इस्लामिक स्टेट और हमास जैसे आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया जाएगा। इससे ईरान पर कूटनीतिक दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों का दायरा बढ़ सकता है। हालांकि इस फैसले पर यूरोप के अंदर भी मतभेद रहे हैं। फ्रांस ने शुरुआत में आशंका जताई थी कि इससे ईरान में हिरासत में लिए गए यूरोपीय नागरिकों और राजनयिक मिशनों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, लेकिन अब पेरिस ने भी रुख सख्त करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करने के संकेत दिए हैं।
ईरान ने ईयू के इस कदम को पब्लिसिटी स्टंट बता दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि IRGC को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डालने का ईयू का कदम एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती है जो चुनिंदा गुस्सा दिखाता है। अरागची ने आगे कहा कि हमें चुनिंदा गुस्से के खुलेआम दोगलेपन को एक तरफ रखते हुए गाजा में इजराइल के नरसंहार के जवाब में कोई एक्शन नहीं लेना और फिर भी ईरान में मानवाधिकारों की रक्षा करने में जल्दबाजी करना यूरोप का PR स्टंट मुख्य रूप से यह छिपाने की कोशिश करता है कि वह एक ऐसा एक्टर है जो बहुत ज्यादा गिर रहा है। इसके अलावा क्योंकि हमारे इलाके में एक बड़े युद्ध से कॉन्टिनेंट पर बहुत ज्यादा असर पड़ना तय है, जिसमें बढ़ती एनर्जी कीमतों का असर भी शामिल है। यूं का मौजूदा रवैया उसके अपने हितों के लिए बहुत नुकसानदायक है। यूरोप के लोग अपनी सरकारों की पेशकश से बेहतर के हकदार है। गौरतलब है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य इकाई मानी जाती है और देश की राजनीतिक व आर्थिक संरचना में उसका अहम रोल रहता भी है। इसकी स्थापना 1979 में इस्लामिक क्रांति की रक्षा के उद्देश्य से हुई थी। यह नियमित सेना से अलग काम करती है और सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रति जवाबदेह है। अमेरिका और ईरान के बीच जब जंग की आहट सबसे तेज हो चुकी है, ठीक उसी वक्त तेहरान ने एक ऐसा दांव चला है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल पैदा कर दी है। ईरान ने इस बार सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि एक हाई प्रोफाइल मौत के जरिए दुनिया को यह संदेश भेज दिया कि वह अब किसी दबाव में आने वाला नहीं है। कथित तौर पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले शख्स को मौत की सजा सुनाकर ईरान ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ कानून का मामला नहीं बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी भी है। जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट की ओर भेज रहे हैं, उसी वक्त ईरान का यह कदम किसी वार्निंग शॉट से कम नहीं माना जा रहा, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे और मैसेज भेज रहे थे कि अगर वो उनकी बात नहीं सुनेगा तो उस पर हमला किया जाएगा। ईरानी न्यायपालिका के मुताबिक मौत की सजा पाए व्यक्ति हमीद रेजा साबिर इस्माइल पोर, उस पर यह आरोप था कि वह ऑनलाइन एनक्रिप्टेड चैनलों के जरिए मोसाद अधिकारियों के संपर्क में जुटा था और उसने रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां इसराइल तक पहुंचा दी। ईरान का दावा है कि यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और उसके बाद ही सजा का ऐलान किया गया। जांच एजेंसियों का यह भी कहना है कि इस नेटवर्क के जरिए मिसाइल से जुड़ी सुविधाओं को निशाना बनाने की साजिश रची गई। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे विदेशी साजिश के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई बताया और यह जताने की कोशिश की कि तेहरान अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करने वाला बल्कि पहले से चालें चल रहा है। इस फांसी का ऐलान ऐसे समय पर हुआ है जब इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुले तौर पर ईरान को चेतावनी दे रहे हैं और अमेरिकी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईरान अकेला नहीं खड़ा है। लेबनान से इसके लिए हिजबुल्लाह, इराक से कताइब हिजबुल्लाह और यमन से हूती विद्रोही भी अब खुलकर ईरान के समर्थन में सामने आ चुके हैं। कहीं न्यूट्रल न रहने की चेतावनी भी है तो कहीं आत्मघाती हमलों तक की तैयारी की बातें खोलकर सामने आई हैं। यमन के हूतियों ने तो शिपिंग रूट्स को दोबारा निशाने पर लेने का इशारा भी कर दिया है। यह सब मिलकर उस प्रॉक्सी वार की तस्वीर पेश करता है जिसमें ईरान केंद्र में बैठकर पूरा खेल पड़ चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका अपने युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और लड़ाकू विमानों को ईरान के करीब ला रहा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप यह कह चुके हैं कि एक और खूबसूरत आर्माडा ईरान की ओर बढ़ रही है। लेकिन तेहरान का संदेश साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ एक मोर्चे से नहीं मिलने वाला। ईरान, अमेरिका और इसराइल दोनों पर यह जताने की भी कोशिश कर रहा है कि क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए वही जिम्मेदार है और अंदरूनी अशांति भी विदेशी साजिश का एक नतीजा है। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान ने खुद को एक पीड़ित नहीं बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में भी पेश कर दिया जिसने पहले ही शतरंज की बिसात पर अगले कई चालें देख ली हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस खबर के बाद कोई रिएक्ट करेगा या फिर चुप्पी साध लेगा।